जयपुर राजस्थान से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव रामगढ़। शहरी आधुनिकता एवं चकाचौंध से दूर यह गांव बहुत ही सादगी एवं संपन्नता से परिपूर्ण है। यहाँ के अधिकतर निवासी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। इस गांव के सभी निवासी रात का अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में स्वयं को सुरक्षित कर लेते हैं। अपने साथ साथ अपने मवेशियों को भी गांव का कोई भी व्यक्ति अंधेरा होने के बाद खुले में नहीं रहने देता। यहाँ तक कि गांव का जो छोटा सा बाजार था वह भी अंधेरा होने से पहले पूरी तरह से बंद हो जाता है। गांव वालों का अंधेरे के प्रति डर का कारण था छलावा। छलावा एक ऐसी शैतानी ताकत है जिससे गांव वाले बहुत ही ज्यादा आतंकित रहते थे। गांव वालों का यह मानना था कि छलावा अंधेरा होने के साथ अपने काम पर लग जाता है। यह मान्यता थी कि यदि अंधेरा होने के बाद कोई भी व्यक्ति गांव में खुला घूमेगा तो छलावा उस पर हमला कर देगा। उस शैतानी ताकत को छलावा इसलिए कहते थे क्योंकि वह इंसान पर हमला करके उसकी जान ले लेता था एवं उस इंसान का रूप धरकर उसका जीवन जीने लगता था। और जब उसका उस इंसान के जीवन से मन भर जाता तो वह अचानक गायब हो जाता। कोई न कोई व्यक्ति उस गांव से ऐसे ही गायब हो जाता है और लोग समझ जाते कि वह व्यक्ति छलावा का ग्रास बन गया एवं पिछले कुछ दिन उस व्यक्ति के रूप में छलावा उनके बीच रहता रहा। इसी से बचने के लिए गांव वालों ने ये युक्ति निकाली थी कि अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। किंतु गांव वाले इस तरह बंद कर रहना पसंद नहीं करते थे, पर मजबूरी में उन्हें यह सब सहना पड़ता था। गांव वाले निरंतर इस प्रयास में लगे रहते कि कहीं से कोई उनकी सहायता करे एवं छलावा से उनको बचाए, किंतु अभी तक उनको कोई ऐसा मददगार नहीं मिला था जो छलावा से उनको राहत दिलाने का काम कर सके। एक दिन अचानक गांव के मुखिया को यह पता चला कि जयपुर में कोई व्यक्ति है जो ऐसी रूहानी ताकतों से लोगों को मुक्त करता है। तो मुखिया ने उस व्यक्ति से किसी तरह से संपर्क साधा और उसको अपने गांव आने का न्योता दिया। उस व्यक्ति का नाम था वैभव कुलश्रेष्ठ। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया के घर पर वैभव कुलश्रेष्ठ पहुंच गया। वैभव 6 फीट लंबा एवं कसरती शरीर का मालिक था। उसने काली पैंट के ऊपर नीली कॉलर वाली टी शर्ट पहन रखी थी और उसके पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। मुखिया ने उसको देखते ही कहा, आइए आइए वैभव जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, जयपुर से डायरेक्ट बस मिल जाती है, आने में कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है, तो आपको यह तो पता ही है कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं और आशा करता हूं कि आप हमें इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। जी बिल्कुल, ये तो मेरा काम है। मैं आज रात को ही आपके इस गांव को छलावा के आतंक से आजाद करवा दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी। पर आपको एक बात बता दूं कि आज तक कोई भी व्यक्ति जो अंधेरा होने के बाद गांव में बाहर निकला है वह उस छलावा का ग्रास बन गया है। अरे मुखिया जी, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से छलावों को मैंने मौत की नींद सुलाया है। जी बहुत अच्छा, आपके ठहरने का प्रबंध मैंने अपने ही घर पर कर दिया है। आप अभी आराम कर लें और अंधेरा होने पर अपना काम शुरू करें। शाम घिरने को है। गांव के सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घरों के अंदर चले गए हैं। वैभव अपना बैग लेकर गांव के बाहर खड़ा है और यह सोचते हुए आगे बढ़ रहा है कि सारा सामान तो मेरा बैग में ही है और एक छोटा सा काम लग रहा है। इसको जल्दी से निपटाऊंगा और कल सुबह की जयपुर की बस पकड़कर घर चला जाऊंगा। यही सोचते सोचते वैभव गांव के बाहर बस स्टॉप तक पहुंच जाता है और वहीं से थोड़ी दूर पर स्थित एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। धीरे धीरे रात के 10 बज जाते हैं और वैभव को कुछ भी नहीं मिलता है। वैभव को हल्की हल्की झपकी आने लगती है। वह पेड़ पर अपनी पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। अभी उसे हल्की सी नींद आई होती है कि उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस होती है। वैभव पलट कर देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। वह निश्चिंत होकर फिर से पेड़ पर पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे फिर से एक आहट महसूस होती है।
अब की बार वैभव झटके से उठ खड़ा होता है और दाएं बाएं देखने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई पड़ती है, वैभव। यह सुनते ही वैभव झटके से पीछे मुड़ता है और आवाज की दिशा में आगे बढ़ जाता है। आगे झाड़ियां थीं। वह झाड़ियों में घुस जाता है और लगभग 5 मिनट बाद बाहर निकलता है। उसका दाहिना हाथ खून से सना होता है। वह पास में ही बने कुएं पर जाता है, उसमें से पानी निकालकर हाथ साफ करता है, अपने बाल ठीक करता है और गांव की तरफ बढ़ जाता है। जब वह गांव के अंदर पहुंचता है तो मुखिया के घर के बाहर गांव के लगभग सभी पुरुष इकट्ठे हुए रहते हैं। मुखिया आगे बढ़कर कहता है, लगता है आपने हमें छलावा के आतंक से आजादी दिला दी। वैभव बोलता है, आपको कैसे पता? वह इसलिए पता है क्योंकि अंधेरा होने के बाद आज तक कोई व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया है। आप पहले व्यक्ति हैं जो अंधेरा होने के बाद गांव के बाहर तक गए हैं और वापस आ पाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम है। अब बहुत जोरों की भूख लग रही है, मैं खाना खाकर सोता हूँ, सुबह की बस पकड़कर जयपुर भी निकलना है। सुबह होती है। गांव के सभी लोग खुशी से चहक कर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे होते हैं एवं जैसे ही वैभव तैयार होकर मुखिया के घर से बाहर निकलता है, सभी लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत करते हैं एवं कुछ लोग उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। जयपुर की बस आती है और वैभव उसमें सवार होकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब उसकी बस बगीचे के सामने से निकल रही होती है तो वह बस के अंदर से देखता है कि गांव के कुछ लोग बगीचे के पास लगे झाड़ियों के पास इकट्ठे हुए कुत्तों को हटा रहे होते हैं। कुत्ते वहां से हटने को तैयार नहीं होते हैं, पर गांव वाले डंडे दिखाकर कुत्तों को भगा देते हैं। इतना देखते देखते वैभव की बस रफ्तार पकड़ लेती है और नजरों से ओझल हो जाती है। इधर वह गांव वाले जो कुत्तों को हटाते हैं तो उन्हें उत्सुकता होती है कि कुत्ते आखिर झाड़ियों के पास इस तरह क्यों भौंक रहे थे। इसी उत्सुकतावश जब वे झाड़ियों के अंदर झांकते हैं तो वहां उन्हें एक लाश मिलती है और गांव वाले हतप्रभ होकर उस लाश को देख रहे होते हैं। वो लाश वैभव कुलश्रेष्ठ की होती है, जिसके सीने में से किसी ने उसका दिल निकालकर उसकी हत्या कर दी होती है।